वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का एक और पेपर। सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है 1 से 12 तक। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे। एंड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका क्वेश्चन। जैसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काल दूसरे विश्व युद्ध का समय है? तो आप सभी को पता होगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो आपका 14 से लेके 18 तक चला था। तो 1914 से 18 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ये आपका 1939 से 45 के बीच चला था। तो ये आपके दोनों वर्ल्ड वॉर के बारे में है, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कभी कभी। तो ये आपका राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है यहाँ पे, दूसरे विश्व युद्ध की, जो कि 1939 से 45 तक चला था। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे आप, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा। एमनेस्टी इंटरनेशनल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है? तो मानवाधिकारों से, मानव चिकित्सा से, राजनीति से, या इनमें से कोई? अगर हम देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका काम क्या है? तो ये दुनिया भर में जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर देखता है कि मानव के अधिकारों का संरक्षण हो रहा है कि नहीं, उससे रिलेटेड काम करता है। तो मानव अधिकारों से रिलेटेड जो है काम करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे को इंग्लिश मीडियम में देखें। व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल रिलेटेड टू? तो फ्रॉम ह्यूमन राइट्स हो गया, फ्रॉम जो ह्यूमन मेडिसिन हो गया, पॉलिटिकली हो गया, या नॉन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस हो गया। तो ऑप्शन ए आपका फ्रॉम ह्यूमन राइट्स, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए हिस्ट्री के 15 सैम्पल पेपर्स को बाय कर सकते हैं, जिसका PDF अवेलेबल है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप इन सैम्पल पेपर्स को ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप इन सैम्पल पेपर्स को ले सकते हैं। सैम्पल पेपर को लेने से आपकी हर तरह के क्वेश्चन की यहाँ पर तैयारी हो जाएगी, चाहे MCQ क्वेश्चंस ले लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चंस ले लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस ले लीजिए, मैप वाले क्वेश्चंस ले लीजिए। ठीक है, तो पूरे सिलेबस के अंदर से जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं उन सभी की आपकी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी बच्चों। और हिस्ट्री का पेपर आपका 1 अप्रैल को है, तो अभी टाइम है, आप सैम्पल पेपर्स को लेकर के बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सैम्पल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, 2 व्हाट्सअप नंबर है बेसिकली, तो दोनों में से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल 149 रुपीज़ में आप यहाँ पर सैम्पल पेपर्स को ले सकते हैं। तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाइए, एडवांस लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो का अधिकार नहीं है? तो आप देखेंगे, आप सभी यूएनओ से परिचित होंगे, मैं ये सोच के चलता हूँ आप सभी यूएनओ के बारे में जानते होंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है 1945 को ही हुई थी। एंड इसका क्या काम था? इसका काम ये था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो कभी दोबारा ना हो पाए। इससे पहले भी एक संगठन था, उसी को जो है यूएनओ में कन्वर्ट किया गया। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वैसा ना हो पाए, सॉरी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है जैसी कहानी दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए यूएनओ को बनाया गया। एंड यूएनओ क्या है? एक संगठन है, इसमें कई सारे देश शामिल है, 193 से प्लस जो है देश शामिल है इसके अंदर। इन देशों में से 5 देशों के पास जो है वीटो की पावर होती है। वीटो मतलब क्या होता है? एक ऐसी पावर होती है कि कोई भी प्रस्ताव होता है, कोई भी आप डिस्कशन कर रहे हो और राय ली जाती है, उन 5 देशों की उस जो है जो भी डिस्कशन हुआ है उसकी फैसले में सहमति होनी चाहिए। अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो फैसला नहीं माना जाएगा। तो ये होता है वीटो। इनके पास वीटो का अधिकार है 5 देशों के पास। इन यही पूछा गया है, इनमें से कौन से वो देश है जिनके पास नहीं है? तो 5 देश में जो है जापान नहीं आता है, ऑप्शन जो है ए ही आपका जो है सही हो जाएगा। बाकी चीन के पास है, फ्रांस के पास है, रूस के पास है। 5 स्थायी सदस्य देश है इसके जिनके पास वीटो का अधिकार है। तो जापान उसके अंदर काउंट नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव वीटो पावर? तो राइट आंसर आपका जापान हो जाएगा, राइट आंसर ए। बाकी ऑप्शन आपका चाइना, फ्रांस एंड रशिया दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप सभी जानते होंगे नाटो की स्थापना जो है, नाटो है क्या? तो एक क्या है, ये संगठन है ये भी, जो कि पश्चिमी देशों ने मिलकर अपने लिए बनाया था। जब जो है क्या चल रहा था यहाँ पे, शीत युद्ध के समय जो है इसको बनाया गया था। और सभी आप जानते होंगे आज भी जो है इसका नाम लिया जाता है नाटो का, जिसके अंदर
30+ जो है अभी हाल ही में शायद 1-2 कंट्री ऐड हुई है इसके अंदर, नाटो के अंदर। अगर हम देखें तो ये किस लिए बनाया गया था, तो ये शीत युद्ध चल रहा था किनके बीच, अमेरिका के बीच और रसिया के बीच। इन दोनों के बीच जो चल रहा था, अमेरिका और रसिया, एक तरह से रसिया को टक्कर देने के लिए इन्होंने क्या है, एक संगठन बनाया अमेरिका ने। ये संगठन करता क्या था कि ऐसे 30 देश मान लेते, 30 देश है, इनका ये कहना था कि अगर किसी भी देश पे हमला होता है तो ये हम सभी देशों पे हमला माना जाएगा, यानी 30 देशों पे हमला माना जाएगा और ये सभी 30 देश मिलकर जो है उससे युद्ध करेंगे जिसने हमला किया है। तो इसलिए इसको बनाया गया था, तो अमेरिका ने इसको बनाया था 1949 के अंदर। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। और तो कोई इंग्लिश मीडियम में देखे, इन विच ईयर वाज नाटो जो है एस्टेब्लिश, तो 1949 ऑप्शन जो है आपका थर्ड वाला यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन अगर अलग की बात करें दूसरे दिए हुए 1849, 1847, 1946, ये आपके ऑप्शन दिए हुए, राइट आंसर आपका 1949 आ जाएगा। आगे हम देखते हैं अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे निर्देश दे दी है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 5वां और 6ठा रहता है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन की तरफ 5वें और 6ठे पे। अभिकथन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश है, तो ये बात सही है। 15 कुल सुरक्षा परिषद की बात हो रही है यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक सुरक्षा परिषद एक पार्ट है जिसको हम सुरक्षा परिषद कहते हैं, इसके अंदर 15 देश शामिल है। भारत भी इसका सदस्य, कई बार हर बार जो है देखिए 5 स्थायी सदस्य वो तो रहेंगे, प्लस 10 अस्थायी सदस्य होते, तो दोनों मिलके जो है 15 जो है ये सुरक्षा परिषद में सदस्य हो जाते हैं। जो 10 होते हैं ना, ये हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं, सभी को मौका दिया जाता है, लेकिन 5 के 5 जो है बने रहते हैं। तो इसके अंदर कुल 15 सदस्य देश है, ये बात सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी सदस्यों को वीटो प्राप्त है, तो ऐसी बात नहीं है। सुरक्षा परिषद के अंदर सिर्फ 5 जो सदस्य देश है, ठीक है, 5 जो देश है जिनको वीटो का अधिकार है, सिर्फ ये 5 ही देश है, जिसके अंदर अमेरिका आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, आपका ब्रिटेन, रसिया, चाइना, ये 5 देश इसके अंदर आते हैं। इस छठे क्वेश्चन को देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये बात सही है। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में कार्यरत है क्योंकि भारत इसका सदस्य है, ये गलत हो जाएगा। हाँ, भारत इसका सदस्य है, लेकिन इस कारण थोड़ी नहीं है कि वर्तमान में ये कार्यरत भारत की वजह से, ये अपना काम भारत की वजह से करा, ऐसा नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर जो है, अगर हम देखें दोनों में अगर देखें तो ऑप्शन जो अभिकथन है वो दोनों ही सही है दोनों के, लेकिन कारण दोनों के गलत है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए सच है लेकिन आर झूठा है, ऑप्शन सी दोनों का ही राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे दिया हुआ है, दीज आर टोटल 15 मेंबर कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। रीजन देखिए, ऑल द मेंबर हैव वीटो पावर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह हम छठे क्वेश्चन की बात करें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945, सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन इज करंटली फंक्शनल बिकॉज इंडिया इज इट्स मेंबर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका अगर हम देखें, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट का क्या कारण था। अगर देखेंगे हम, रूस की एक मुद्रा है जिसका नाम है रूबल, तो उसका गिरने का कारण क्या था, गिरावट का कारण क्या था। तो मार्शल प्लान था, वाटर थेरेपी था, शॉक थेरेपी या स्मार्ट प्लान। शॉक थेरेपी जो है इन्होंने अपनाई जाती है इनके द्वारा, शॉक थेरेपी, और यही जो है सबसे बड़ा रीजन रहता है। एक तरह से सोवियत संघ के विघटन के कारणों में शॉक थेरेपी भी निकल के आता है, एंड रूस की जो मुद्रा है रूबल, उसमें भी गिरावट का कारण शॉक थेरेपी माना जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, जो आघात पहुंचाकर उपचार करना है। एक तरह से आपने किसी को मारा फिर आप उसका उपचार कर रहे हैं, तो एक तरह से इन्होंने ये अपनाई, और इससे जो है इनकी जो रूबल है, जो इनका करेंसी है, उनमें गिरावट देखने को मिली। इंग्लिश मीडियम में देखिए, द रीजन फॉर द ड्रामेटिक डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी रूबल वाज जो है शॉक थेरेपी, ऑप्शन सी, या इसे थर्ड कह सकते हैं आप, ये सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। सोवियत संघ के विघटन के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नहीं है बोला गया, तो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमजोर हो गई थी, तो ये बात सही हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका जो है एक कारणों में से एक है ये। कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था अवरुद्ध रही, एक कारण ये भी हो जाएगा। उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई, एंड अंतरराष्ट्रीय संधि और करार समाप्त हो गए, तो ये रीजन नहीं निकल के आता है। बाकी ये तीनों रीजन है जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ है। बाकी और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हुआ है, लेकिन ये तीनों ही पॉइंट ठीक है रीजन में, लेकिन ये कथन सही नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संधि और करार समाप्त हो गए, इसकी वजह से नहीं। तो ऑप्शन द यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अमंग द रीजन फॉर द जो है
डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन अगर देखिए आपका, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड जो एग्रीमेंट्स वॉर जो है टर्मिनेटेड, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन आपके दिए हुए जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो है इंस्टीट्यूशंस हैड बिकम जो है इंटरनली वीक, द इकोनॉमी रिमेन्ड जो है स्टैग्नेंट फॉर मेनी इयर्स, देयर वाज अ हग स्टोरेज फॉर कंज्यूमर गुड्स। तो ये आपका तीन जो है ये तो रीजन थे, बट जो है इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स वॉर जो है टर्मिनेटेड, ये इसका रीजन नहीं है सोवियत संघ का जो है समाप्त होने का। ठीक है, यानी सोवियत संघ का जो है विघटन होने का। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी, यहाँ पे टीटी कृष्णमाचारी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख या पीसी महालनोबिस। और राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा, पीसी महालनोबिस। इन्होंने जो है सेकंड जो है पंचवर्षीय योजना हुई थी। भारत जब आजाद हुआ था उसके बाद भारत में क्या है चुनाव होते, तो उसके बाद जो है हर एक देश या भारत के अंदर ये रूल है या ये लाया जाता है, भारत हर 5 वर्ष के लिए जो है योजनाएं बनाती है, जिसमें पहला बनाया गया फिर दूसरा बनाया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है, उसका जो मसौदा था वो किसने तैयार किया था, तो पीसी महालनोबिस। ऐसी पहला भी हुआ था, पहले वाले का आप मुझे कमेंट में नाम बताइए कि उसका कौन था मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम, तो आप मुझे उसका आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसको हमने देखा क्वेश्चन नंबर 9 को हिंदी मीडियम में। आइए इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम जो है इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से, नेम द पर्सनैलिटी हु ड्राफ्टेड द सेकंड 5 ईयर प्लान। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शन डी पीसी महालनोबिस इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन जैसे दिए हुए इंदिरा गांधी, कृष्णमाचारी, ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख, तो ये इसका ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी राइट आंसर आपका पीसी महालनोबिस इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, ये है आपका क्रोनोलॉजिकल जो है, आपको टाइम वाइज इसको जो है लगाना होता है। अगर हम देखें यहाँ पे आपके जो है सॉरी इसके अंदर जो है हिंदी में था, बट अभी यहाँ पे जो है मेरे से थोड़ा टाइप हुआ और वो बैक जो बटन रहता है बैक स्पेस वाला, ठीक है, वो क्लिक हो गया, तो यहाँ पे हिंदी वाला मिट गया। मैं आपको समझा देता हूँ वैसे क्या दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, मैं हिंदी में भी आपको बताते चलूंगा। तो यहाँ पे अरेंज करने के लिए दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो ये अगर हम देखें तो ये कब गठन हुआ था इसका, ये 1950 में हुआ था। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज जो है प्रिपेयर्ड कब हो गया था, आप सभी को पता होगा कि हमारा जो है ये 26 नवंबर 1949 को जो है ये बनकर तैयार हो गया था। बाकी लागू 1950 में हुआ था। प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड, यानी योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 15 मार्च 1950 को। एंड यहाँ पे दिया हुआ है नीति आयोग को जो है 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है इसे बनाया गया। 1 जनवरी आएगा यहाँ पे। अब इसको टाइम वाइज आपको लगाना है। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, तो यहाँ पे बोला गया है चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो यहाँ पे 1950 लिखा है। ये आपका हो जाएगा 25 जनवरी। अब आपको जो इससे टाइम वाइज लगा लेना है कब कब हुआ था। जैसे आप देखेंगे 26 जनवरी 1949 सबसे पहला, तो ये आपका आ जाएगा दूसरा वाला, तो यहाँ पे दूसरा वाला आपको नोट कर लेना है। फिर इसके बाद देखिए हम, इसके बाद जो है 25 जनवरी को जो है यहाँ पे ये हुआ था इलेक्शन कमीशन, यानी चुनाव, भारत में जो है चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था 1950 में 25 जनवरी को। तो आपका पहला वाला दूसरे पे आ जाएगा। आगे हम देखते हैं और कौन सा आएगा। इसके बाद अगर हम देखें मार्च जो है 1950 को, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म, तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला आ जाएगा एंड फोर्थ का फोर्थ हो जाएगा। तो ये वाला आपको ऑप्शन ढूंढना है। अगर हम देखें ऑप्शन ए दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी अभी क्या है कि मैं जब कीबोर्ड पे ये क्लिक करा था तो यहाँ पे ये बैक सिलेक्ट होके बैक बटन जो है, बैक स्पेस बटन जो रहता है वो क्लिक हो गया, जिसकी वजह से हिंदी वाला जो है कट गया। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 11वां, भारत में राष्ट्रीय निर्माण में कौन से तत्व बाधा डालते हैं। तो किसी भी भारत के अंदर ही नहीं, बहुत सभी देशों में जो है ये चीजें क्या है, विकास में या राष्ट्रीय निर्माण में क्या है, बाधा डालते हैं, यानी समस्या पैदा करते हैं। एक है निरक्षरता, यानी अशिक्षा, जातिवाद हो गया, बेरोजगारी, या ये सभी। तो डी ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि ये सारी चीजें जो रहती है किसी भी देश के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट फैक्टर्स हिंडर
नेशनल जो है बिल्डिंग इन इंडिया, तो यहाँ पे इलिटरेसी आ जाएगा, कैस्टिज्म हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 12वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सीमांत गांधी कौन थे? सीमांत गांधी जो है कौन थे आपसे पूछा गया है। महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान जी या पीसी महालनोबिस। अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो ये ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, हु वाज सीमांत गांधी, तो राइट आंसर आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे 1 से 12 तक सेक्शन ए में। एंड ये 12 नंबर का आपका सेक्शन ए पूछा जाएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे एंड आप सभी को लगभग पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, आगे हम आते हैं अगले सेक्शन की तरफ। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है एंड इसके अंदर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। तो सेक्शन बी है, ये भी 12 नंबर का है आपका। आइए इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आया राम गया राम जो है किसे कहा जाता है? तो आया राम गया राम जो है संबंधित है आपका गठबंधन की सरकार, मतलब एक दल से रिलेटेड है, यानी आपको राजनीतिक दलों से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। एंड इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बीजेपी है, ठीक है, ऐसी यहाँ पे क्या है, कांग्रेस है, CONG, एंड यहाँ पे आम आदमी पार्टी हम मान लेते हैं, आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पे 3 पार्टियां हैं। कोई यहाँ के नेता क्या होते हैं, मान लेते हैं बीजेपी के नेता है, कोई या कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के नेता है, अपना जो है ग्रुप छोड़कर दूसरे ग्रुप में चले जाते, यानी दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते। तो ऐसा एक व्यक्ति था जिसने किया था। हरियाणा का एक विधायक जिसका नाम जो है गयालाल था, उसने क्या किया कि एक ही दिन में जो है उसने कुछ ही घंटों में, कई दिनों में नहीं, कुछ ही घंटों में उसने क्या है कि कई बार पार्टियां बदल ली। एक बार बीजेपी में चला गया, फिर इधर से निकल के कांग्रेस में चला गया और इधर से निकलकर आम आदमी पार्टी में चला गया। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो क्या है कि एक ही कुछ ही घंटों में उसने क्या है कई पार्टियां बदल ली होती है। इसी की वजह से क्या है उसका नाम आया राम और गया राम से जाना जाने लग जाता है। तो ये कारण है जिसकी वजह से कहा जाता है। बाकी वो व्यक्ति का नाम था गयालाल, जो कि हरियाणा का एक विधायक था। ठीक है, कुछ ही घंटे में क्या है उनके अंदर कई पार्टियां बदली थी, जिसके कारण उसका नाम आया राम गया राम से जो है प्रसिद्ध हो गया। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हु इज कॉल्ड आया राम गया राम। तो अगर आंसर की बात करें, एन MLA फ्रॉम हरियाणा whose name was Gayalal changed parties several times within a few hours, due to which his name became famous as Ayaram Gayaram। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। 14वें की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में शामिल देशों के नाम बताने और इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के बढ़ाने का एक तरीका सुझाना है। दक्षिण एशिया में अगर हम देखें तो कौन कौन से देश आ जाते हैं? बांग्लादेश को देख सकते हैं। अगर आप भारत को, मैं भारत का ही मैप थोड़ा बना पाता हूँ, मैं बना नहीं पाता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ, यहाँ पे परफेक्ट तो नहीं बन सकता। यहाँ पे आप देखेंगे भारत, तो भारत के अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो श्रीलंका मिल जाएगा, उससे नीचे देखेंगे मालदीव मिल जाएगा। ठीक है, श्रीलंका तो यहीं से चिपका हुआ है। यहाँ पे नीचे की इधर की तरफ देखेंगे तो मालदीव रहेगा। यहाँ पे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया। यहाँ पे पाकिस्तान भी है, इसमें पाकिस्तान, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान भी है, यहाँ पे आपका नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। तो ये सभी देश किसके पार्ट है? दक्षिण एशिया में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके नाम दिए हुए। और इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, एक संगठन बना रखा है, सार्क जिसे कहते हैं, SARRC है। ठीक है, SARRC यानी साउथ एशियन SAARC होगा, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। एंड इसको जो है बनाया गया था ताकि आपसी क्या हो, आपसी आर्थिक विकास हो, सामाजिक राजनीतिक विकास हो। बाकी आप इसे नाम पूछा गया था इसमें, और इसमें शांति और सहयोग को बढ़ाने का एक तरीका क्या सुझाना है। तो इनके बीच क्या है, सार्क जैसी जो है। बाकी आपका सार्क जो है सिलेबस में दिया हुआ है, बट ये बोला गया कि आपका आएगा ही नहीं पेपर के अंदर। फिर भी जो है कभी कभी पूछ लेता है हमें। ऐसे भी क्वेश्चन हमने देखे जो बोलता है कि सिलेबस में नहीं है या कटे हुए, वो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ सार्क के बारे में, ये आपका आ सकता है। बाकी आप हल्का सा देख के चले जाए। इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, नेम द कंट्रीज इंक्लूडेड इन साउथ एशिया एंड सजेस्ट अ वे टू प्रमोट पीस एंड जो है कोऑपरेशन इन द रीजन। यहाँ पे देखिए तो नेम क्या क्या है, जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये सारे डाल सकते हैं। अफगानिस्तान आ गया आपका, फिर नेपाल आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया, ये सभी शामिल है इसके अंदर। पीस के लिए अगर हम देखें तो इनके बीच क्या है, एक तो व्यापार खुलना चाहिए, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच देखेंगे तो बहुत सारी दिक्कत है, तो इनके बीच सहयोग जो है
बहुत सारी कदम उठाए जा सकते हैं जिसकी वजह से इनके जो रिश्ते हैं वो अच्छे किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वें को आते हैं हम 15वें पर। आसियान की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन है। आसियान की स्थापना क्यों की गई? अगर आप भारत को देखते हैं, भारत के मैप को देखते हैं तो आसियान है कहाँ पर? भारत को देखेंगे तो भारत के इधर जाएंगे तो बांग्लादेश आएगा, फिर उधर जाएंगे तो म्यांमार आएगा। म्यांमार से चालू हो जाते हैं 10 कंट्री इसके अंदर शामिल है आसियान के अंदर, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आपका आ गया, फिर फिलीपींस आ गया, इसमें ब्रुनेई आ गया, ऐसे ही करके 10 देश शामिल है। और इनका कारण क्या था? इधर इधर की साइड कोई एक संगठन नहीं था इनका, और इनको जो है जरूरत लगी कि हमें भी क्या है, एक ग्रुप बनाना चाहिए। तो इनकी स्थापना हुई ताकि क्या हो सके, आर्थिक वृद्धि को तीव्र किया जा सके, यानी तेजी से विकास किया जा सके, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो, और क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए। अगर आप किसी भी संगठन को देखेंगे उसका उद्देश्य क्या रहता है? विकास करना, चाहे वो आर्थिक रूप से हो जाए, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो जाए, चाहे सामाजिक हो जाए। ये चीजें आप सेम लिख सकते हैं सभी संगठन के बारे में। वाई वॉज आसियान एस्टेब्लिश? तो इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए एंड पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए ये इसको फॉर्म किया गया था। 16वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 16वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन होने के किसी 2 लाभों को उजागर कीजिए। अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है तो उसके 2 लाभ क्या होते हैं? अंतरराष्ट्रीय संगठन के बहुत सारे लाभ होते हैं वैसे तो, लेकिन आप यहाँ पे 2 बोला गया है, जैसे कि क्या है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय रूप से चिंताएं होती है, मुद्दे होते हैं, उनको चर्चा किया जा सकता है अगर अंतरराष्ट्रीय संगठन होगा तो। हम मिलकर जो है कोई भी प्रॉब्लम्स हो, जैसे पर्यावरण संबंधी हो सकता है, कोई महामारी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो सकता है, उसकी शांति तथा उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए भी क्या है, हम जो है वहां पे जाके अपन डिस्कशन कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 16वें क्वेश्चन को देखें हम, इसी को इंग्लिश मीडियम में, हाईलाइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ बीइंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स थे? तो यहाँ पे प्रोवाइड्स अ कॉमन फॉर्म ऑफ टू डिस्कस इशू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न सच एज एनवायरमेंट जो है, एपिडेमिक, इंटरनेशनल वॉर एंड पीस एंड अदर इंटरनेशनल इशूज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके लिए भी क्या है, बेनिफिट्स है। तो ये हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 17वां क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या थी? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए जबरदस्त मदद करी थी, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसमें क्या, अमेरिका के पास तो पैसा ही पैसा होता है, क्योंकि जो वॉर हो रहा था एक तरह से अमेरिका के पास थोड़ी, वो तो यूरोप साइड आप कहेंगे, ठीक है, एशिया साइड कहेंगे, यहाँ पे हो रहा था। इसको कोई इतनी हानि नहीं पहुंची थी और इनके पास पैसा बहुत सारा था। लेकिन क्या है, यूरोप को, पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था क्या है, उसको दिक्कत होती है, तो उसके लिए मदद करता है अमेरिका, जिसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट वाज द मार्शल प्लान? तो आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका हेल्प जो है टर्मिनेटली टू जो है रिकॉग्नाइज द इकोनॉमी ऑफ वेस्टर्न यूरोप, इट इज नोन एज मार्शल प्लान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है, भारत और चीन के बीच जो है विवादों के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत और चीन के बीच जो है बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से विवाद होते रहते हैं। अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर का मामला, जिसे ऑक्साई चीन, उसको ऑक्युपाई कर रखा है चीन ने, उसको लेकर हो जाए, चाहे दलाई लामा को लेकर हो जाए, भारत में शरण दिया, भारत में जो है, भारत ने क्या दलाई लामा को शरण दिया, उसको लेकर हो जाए, चाहे अरुणाचल प्रदेश का भाग हो जाए, भारत और चीन के बीच युद्ध भी हो रखा है, उसकी वजह से हो जाए, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा लेकर गलवान वैली की घटना आप डाल सकते हैं जो हुई थी, तो उससे लेकर जो है कई सारे विवाद रहते हैं भारत और चीन के बीच। इंग्लिश मीडियम में देखें, मेंशन द कॉजेस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यहाँ पे जो है गिविंग रिफ्यूज टू द दलाई लामा इन इंडिया, इंडिया चाइना वॉर को लेकर हो जाए, अरुणाचल प्रदेश टेरिटरी डिस्प्यूट है, कैप्चर ऑफ तिब्बत बाय चाइना, गलवान वैली इंसिडेंट। तो ये आप पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 नंबर का है, कोई दो को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी यहाँ पे पॉइंट्स आपके बहुत दिए हुए। तो ये आप सभी के 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। आगे हम आते हैं यहाँ पे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां। पूछा गया, भारत में आपातकाल कब लगाया गया? एवं आपातकाल लगाए जाने के आर्थिक कारणों का वर्णन करें। तो आपातकाल कब लगाया गया, सबसे पहले ये पूछा गया। तो ये लगाया था 25 जून आपका 1975 को। तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 25 जून 1975 को जो है लगाया गया। 21 मार्च 1977 तक जो है 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। यानी ये जो है करीब यहाँ पे 21 महीने तक आपातकाल भारत के अंदर लगा था। आर्थिक कारण पूछे गए कि इसका क्या रीजन था जिसकी वजह से लगाया गया।
बहुत सारे आर्थिक कारण हो सकते हैं यहाँ पे। अगर देखें हम तो गरीबी हटाओ का नारा जो इंदिरा गांधी जी द्वारा लाया गया था, वो सफल नहीं हो पाया गया था। बांग्लादेश आजादी के युद्ध के बाद जो है देश की अर्थव्यवस्था पर और जोर पड़ता है, क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध होता है, जिसमें बांग्लादेश बनता है नया देश, लेकिन क्या उसमें देश की अर्थव्यवस्था भी, उस पे भी क्या है जोर पड़ता है, तो जिसकी वजह से एक आर्थिक कारण में हम डाल सकते हैं। औद्योगिक विकास की दर कम हो गई थी, औद्योगिक विकास की दर कम हो गई थी, और अमेरिका द्वारा दी जाने वाली जो भी सहायता थी भारत को रोक दी गई थी। तो बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जिसके कारण भारत के अंदर आपातकाल लगा। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हेन वाज द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द इकोनॉमिक रीजन फॉर इम्पोजिंग इमरजेंसी। तो इकोनॉमिक पहले तो सबसे पहले कब जो है डिक्लेयर किया गया, तो आपका अगर हम देखें तो जून आपका 25 1975 को जो है ये डिक्लेयर किया गया, एंड ये करीब जो है 21 मंथ तक रहा था। ये इकोनॉमिक रीजन क्या क्या थे, तो यहाँ पे स्लोगन था जो है एराडिक्टिंग पॉवर्टी को लेकर, वो अच्छे से नहीं चल पाया। डिड नॉट डू मच आफ्टर द बांग्लादेश वॉर इंडिपेंडेंस, देयर वाज फर्दर एम्फेसिस ऑन द country's economy, rate of industrial growth slow down, and yeah, every kind of aid given by America to India was stopped। तो ये रीजंस आप डाल सकते हैं। 20वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 20वां क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग और असहमति के क्षेत्रों की व्याख्या करें। तो भारत और बांग्लादेश के बीच ना सहयोग भी है कई सारी चीजों को लेकर, लेकिन असहमति भी है। तो सहयोग को अगर हम देखें क्या क्या है, तो बांग्लादेश देखिए हम भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का हिस्सा है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दे पर जो है दोनों हमेशा साथ रहकर काम करते हैं, और आर्थिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है इनके। बांग्लादेश को लेकर जो है मतभेद भी है कुछ, नदी जल बंटवारा, ठीक है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर जो है उसमें बंटवारा। अभी हाल ही में क्या हुआ है लेकर मैंने करंट का मुझे पता नहीं है ज्यादा कि इसका सॉल्यूशन हो चुका है कि नहीं, आप एक बार देख लेना हाल में क्या हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी गए थे और कुछ करके तो आए थे, जब बांग्लादेश की उन्होंने यात्रा करी थी इससे रिलेटेड। बाकी आप देख सकते हैं, भारत और बांग्लादेश द्वारा अवैध अप्रवास, हाँ ये डाल सकते हैं आप, और भारत विरोधी इस्लामी को बांग्लादेश का समर्थन, तो ये चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा मतभेद और इनके बीच सहयोग किन किन क्षेत्रों में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। इसको इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, ये आप डाल सकते हैं। There was always been cooperation on disaster management and environmental issues। यहाँ पे economic relation have improved जो है significantly, तो ये आप डाल सकते हैं। हाँ क्या क्या जो है the difference between India and Bangladesh are flow। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या क्या चीज में सहयोग नहीं है, तो रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेकर आप डाल सकते हैं यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनहैप्पी विद बांग्लादेश जो है डेनियल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, बांग्लादेश सपोर्ट टू एंटी इंडिया इस्लामिस्ट। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है, क्यों, किन्हीं दो कारणों से वर्णन करें। अगर दशक का मतलब क्या होता है, 1960 से मतलब 70 के बीच, इनके बीच जो है भारत ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। अगर हम देखें 1962 में हमने भारत और चीन का युद्ध देखा, ठीक है। 1965 को देखें तो भारत पाकिस्तान का युद्ध देखा हमने। भारत के अंदर जो है खाद्यान्न संकट भी हो गया था, जिससे हरित क्रांति के नाम से आप जानते होंगे। 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु भी हो जाती है, जिसके अंदर आप देखेंगे 1966 को जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, जिनके कारण जो है 1960 के दशक को भारत के लिए बहुत खतरनाक दशक माना जाता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब एनी 2 रीजंस व्हाई 1960s इज आल्सो कॉल्ड जो है डेंजरस डिकेड। तो यहाँ पे 1962 वर्ल्ड जो है इंडो चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965, ठीक है। यहाँ पे फूड क्राइसिस जो है हुआ था, एंड डेथ ऑफ 2 प्राइम मिनिस्टर इनकी वजह से कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 21। 22 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, ऐसे किन्हीं 3 अंतरराष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन कीजिए जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश मिलकर काम करें। तो ऐसे बहुत सारे जो है हमारे सामने चुनौतीपूर्ण मसले हैं, जिनसे हम निपट जब भी सकते हैं जब वर्ल्ड के सभी देश इस पर काम करें, चाहे वो आपका जो है आतंकवाद हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए यानी पर्यावरणीय निम्नीकरण, पीने के पानी की कमी हो जाए, वैश्विक गरीबी हो जाए, और संक्रामक रोग, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोविड को डाल सकते हैं यहाँ पे। तो इनसे अगर आप कोविड के दौरान देखेंगे, यानी महामारी जो होती है वो किस तरह जो है हमें किस तरह पूरे वर्ल्ड को जो है तबाह कर सकती है एक तरह से, तो सबको एक साथ होना पड़ेगा, जैसे कोविड के समय हुआ।
और भी बहुत सारी है चीजें आप डाल सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये आप जो है 4 नंबर का है तो आप 4-5 पॉइंट जरूर लिखें। ये है अंतरराष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मुद्दे। इंग्लिश मीडियम में देखिए डिस्क्राइब एनी 3 जो है चैलेंजिंग इंटरनेशनल इशू दैट कैन बी टैकल्ड ओनली इफ ऑल कंट्रीज वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग आप डाल सकते हैं, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ग्लोबल पॉवर्टी या इन्फेक्शंस डिजीजेस। तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। भारतीय संघ में देसी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका के बारे में आपसे पूछा गया। तो आप सभी जानते होंगे भारत के अंदर सबसे पहले देसी रजवाड़ों के बारे में आप बताते हैं कि 565 से ज्यादा जो है भारत के अंदर रजवाड़े थे, ठीक है, देसी रियासतें थे। एंड उसको शामिल करने में सरदार पटेल की उन्होंने 3 तरह के लिए। एक तो उन्होंने शांति से जो होना चाहता है शामिल हो जाए। उन्होंने जो है एक जो है आप कहेंगे एक 2 तरीके से, एक तो शांति से होना चाहते तो हो जाओ, वरना उन्होंने दूसरा तरीका भी अपनाया। और इनकी जो है आज भी इनका नाम अगर हम देखें भारत को जो है एक देखें अगर हम भारत के जितने स्टेट है या भारत के पास जितना क्षेत्रफल है भारत के अंदर, उसको कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने भारत में जो है रजवाड़ों को मर्ज किया, जो मर्ज नहीं होना चाह रहे थे उनको भी मर्ज किया। बहुत बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हम इनका जो है कह सकते हैं भारत के लौह पुरुष के नाम से भी इनको जो है सम्मान दिया जाता है। ये सारी चीजें इनकी भूमिका आप डाल सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ इस तरह से है। इनकी इमेजेस कार्टून भी रहती है जिसके अंदर कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कार्टून वाले चैप्टर आपका वीडियो में आपको करवा दिया होगा इनसे रिलेटेड। बाकी आपको इसके अंदर एक पैराग्राफ ही लिखना है जिसमें इनकी भूमिका क्या रहे, ठीक है। यहाँ पे देख जैसे दिया अधिकांश रियासतों को भारत में मिलाया, जूनागढ़ तथा हैदराबाद जैसी रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। पर देखिए अगर हम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीतिक कौशल एक सूझबूझ ने इन दोनों रियासत को भारत में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया था। ये भी देखेंगे आप। जम्मू कश्मीर को लेकर भी आप लिख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान इन पर हमला करता है तो भारत के द्वारा बोला जाता है कि यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ही इनडायरेक्टली बोला जाता है कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी एक उनका विलय पत्र था जिनके ऊपर आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर मान जाता है और साइन कर देता है। फिर उसके बाद भारत अपनी सेना भेजती है। तो जम्मू कश्मीर का विलय अगर हम देखें तो इनकी बड़ी भूमिका है। पूरी तरह विलय नहीं है लेकिन हाँ अभी कुछ भाग पे जो है पाकिस्तान का वहां पे राज है। इंग्लिश मीडियम में देखिए एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द इंडिया यूनियन। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। सरदार पटेल रोल वाज मोस्ट इंपोर्टेंट इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। यहाँ पे पॉइंट्स आपके लिखे हुए आप इन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपका जो है सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो हमने जो सेक्शन ए, सेक्शन डी और सेक्शन सी डिस्कस किया था वो पार्ट 1 वाली वीडियो के अंदर किया था। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट होगा ये आपका सेक्शन, जिसके अंदर आपका जो दिया हुआ है गद्यांश, इसको पढ़ के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके आपको आंसर्स देने होंगे। जैसे इसके अंदर पहला पूछा गया, ये गद्यांश ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा ही होगा। इसके अंदर जो है बोला गया है 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आसू के नेताओं के साथ बातचीत शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ। अब ये जो है आप कह सकते हैं स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। जैसे आसू किस राज्य का जो है संगठन है, आपको बताना है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या असम का। तो अगर हम देखें आसू एंड ये जो है राइट आंसर इसका ऑप्शन घ होगा। असम से रिलेटेड है ये। आसू जो है एक संगठन है जो कि स्टूडेंट का एक संगठन है। ये आपका असम जो स्टेट है हमारा उससे रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में करेंगे इन क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन के जो है हिंदी में देख लेते हैं, इन सभी 4 क्वेश्चन जो इसके पूछे जाएंगे। चलिए हिंदी में अगर हम देखें दूसरा जो क्वेश्चन है, आसू शब्द का विस्तार बताइए। यानी आसू जो लिखा हुआ है AASU, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए जैसे ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है, ऑल असम स्टूडेंट यूनिवर्सल है या ऑल असम स्कॉलर यूनियन है, ये दिए हुए। एंड अगर हम इसके फुल फॉर्म को देखें तो ऑल इंडिया ऑल असम जो है यूनियन स्टेट है, स्टूडेंट यूनियन है। ऑप्शन जो आपका ख है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑप्शन जो ख है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन इसकी फुल फॉर्म होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है राजीव गांधी और आसू के नेताओं के बीच समझौता जो है कब हुआ था, आपको बताना है। यहाँ पे आपको डेट बतानी है। तो 1980 में हुआ था, 1982 में, 1985 में, 1986 में। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें राजीव गांधी और आसू के बीच जो है समझौता हुआ था, वो कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन का आ जाएगा 1985 में इनके बीच जो है समझौता हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है इसके अंदर कि जो आसू है उसकी प्रमुख मांगे क्या थी? जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है, AASU, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इनकी मांगे क्या थी? तो बाहरी लोगों का विरोध, अपनी संस्कृति की रक्षा, गरीबी दूर करना और उपरोक्त, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। ये सभी मांगे जो थी, जैसे गरीबी दूर करना, अपनी संस्कृति की रक्षा और बाहरी लोगों का जो विरोध करना, ये सभी इसके अंदर आएगा। तो ऑप्शन घ वाला जो है उपरोक्त सभी जो लिखा हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को जो हमने किया, ये सभी क्वेश्चन जो थे आपके ये हिंदी मीडियम में थे। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका गद्यांश वाला था। चलिए इसको हम इंग्लिश मीडियम में देख ले तो ये आपका सेक्शन डी आप देख सकते हैं। एंड इसके अंदर 24वां क्वेश्चन जो है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे क्वेश्चंस आप, ये आपका स्टेटमेंट एक तरह से कह सकते हैं या इसे पैसेज कह सकते हैं, दिया हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जैसे आसू इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच स्टेट, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या असम। तो असम इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, डबल ASSAM, असम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। असम से रिलेटेड है ये आसू जो संगठन है वो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दूसरा जो क्वेश्चन बोला गया, डिस्क्राइब द टर्म ऑफ जो है आसू, आपको डिस्क्राइब करना है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें ऑल एशिया स्टूडेंट यूनियन है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है, ऑल असम स्टूडेंट यूनिवर्सल है, ऑल असम स्कॉलर यूनियन है, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, AASU की जो फुल फॉर्म होगी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। एंड थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है कि व्हेन वाज द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन राजीव गांधी एंड आसू लीडर्स, तो कब साइन के जो है किया गया था इनके बीच? 1980 में, 1982 में, 1985 में या 86 में? ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका 1985 है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके अंदर पूछा गया है, राइट राइट वन ऑफ द मेजर डिमांड्स ऑफ आसू। तो आपको डिमांड बतानी है क्या था आसू का जो है डिमांड। तो अपोजिशन फ्रॉम जो है आउटसाइडर्स, ठीक है, प्रोटेक्टिंग योर कल्चर हो गया, एंड रिमूविंग पॉवर्टी एंड ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शंस दिए हुए। इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑल ऑफ द अबव जो है ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका मैप से रिलेटेड, जैसा कि आप सभी को पता है इस सेक्शन डी में मानचित्र वाला क्वेश्चन, पैसेज वाला यानी गद्यांश वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो और कार्टून वाला क्वेश्चन होगा। तो ये आपका हिंदी मीडियम में 24वां और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो अगला जो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है मैप से रिलेटेड, मानचित्र आधारित क्वेश्चन। इसके अंदर जो है आपका मैप दिया रहेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। जैसे 1985 में सार्क का जो है पहला सम्मेलन इस देश में हुआ था। एंड आपको जो मैप दिया रहेगा उसके अंदर एरो बना होगा। जैसे कि मैं आपको एक बार मैप दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये मैप है। ठीक है, ये आप मैप पूरा का पूरा देख सकते हैं। इसके अंदर एरो बना हुआ, तो आपको भरना है इसके अंदर क्या आएगा। एंड क्वेश्चन जो है ना कुछ इस तरह से आपका पूछा जाएगा। नीचे आपके बॉक्स दिए होंगे एंड यहाँ पे सिर्फ जो है क्रम संख्या लिखी होगी। एंड इसमें आपको जो है संबंधित अक्षर और देश का नाम दोनों ही लिखना होगा। बाकी यहाँ तो आंसर है इसीलिए लिखे हुए, पेपर्स के अंदर ऐसा नहीं होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे गए इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है 1985 में सार्क का जो पहला सम्मेलन है इस देश में हुआ था, तो किस में हुआ था? अगर हम देखें इसका राइट आंसर आपका जो है बांग्लादेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बांग्लादेश लिखना है। संबंधित अक्षर क्या दिया हुआ है इसका, अगर हम देखें, आइए एक बार देख लेते हैं। बांग्लादेश को लोकेट किया गया सी से, तो आप देख सकते हैं सी होगा इसका। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया इसके अंदर, दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय
क्षेत्र जो 1968 तक एक सल्तनत था। तो दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय क्षेत्र आपको बताना है जो 1968 तक जो है एक सल्तनत था। एंड यहाँ पे अगर हम देखें या कौन सा वो था, तो अगर ये देखें हम इसका राइट आंसर, तो ये आपको जो मालदीव दिख रहा है डी के अंदर, ये छोटा सा ही टापू जैसा देश है यहाँ पे मालदीव। एंड ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से दिखाया गया है। तो संबंधित अक्षर में आपको डी लिखना है एंड राइट आंसर इसका मालदीव होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया थर्ड वाला, वो है इस देश में सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार के शासक रहे। तो अगर हम देखें सैनिक व असैनिक जो है दिखाया गया, वैसे तो बहुत सारे देश में रहे हैं, बाकी लोकेट किया गया उससे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर जो है जो देश दिखाया गया है वो है आपका पाकिस्तान। इसके अंदर सैन्य शासन भी रहा है और बिना सैन्य शासन भी रहा है। तो ये इसका राइट आंसर आपका जो है जो ई को दिखाया गया पाकिस्तान को, वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एंड फोर्थ वाला पूछा गया है इसके अंदर कि इस देश में लोकतंत्र की जो है पुनर्स्थापना 2006 में हुई थी। तो वो कौन सा देश था? वो था नेपाल। आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेपाल को जो है बी से दिखाया गया है क्योंकि आपके और सभी ए बी सी आपका सॉरी ए बी को जो है आपका नेपाल से दिखाया गया है। बी के अलावा और सभी हो गए थे हमारे, बी बचा हुआ था तो बी को ही लोकेट किया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बी। एंड ये आपका आंसर जो है मानचित्र वाला कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चंस को हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लें। तो ये आपका दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड इंग्लिश में जो क्वेश्चंस है, जैसे द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन 1985 इन द कंट्री, यहाँ पे बांग्लादेश आ जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश आ जाएगा। एन आइसलैंड रीजन इन साउथ एशिया विच वाज अ सल्तनत अंटिल 1968, तो मालदीव आ जाएगा। दिस कंट्री हैज हैड बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन रूलर्स, तो यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा। एंड जो फोर्थ बोला गया द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री टुक प्लेस इन 2006 के अंदर, तो ये इसका नेपाल राइट आंसर आ जाएगा। एंड आपको संबंधित अक्षर जैसे दिख रहा होगा, आपको इससे पता होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पे हमारे कम से कम आस पड़ोस का तो पता ही होना चाहिए। जैसे कि मालदीव को डी से दिखाया गया, पाकिस्तान को ई से, बी से नेपाल को और सी से बांग्लादेश। ये आपका आंसर होगा। एंड कुछ इस तरह से ये आपका बॉक्स दिया होगा, इसके अंदर आपको भरना होगा संबंधित अक्षर रिलेटेड जो कैरेक्टर्स दिए हुए इन कंट्री नेम। एंड ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे पहले हम इसे हिंदी मीडियम में कर लेते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम की तरफ भी आएंगे। तो ये आपका जो है कार्टून दिया हुआ है एंड इस कार्टून को आप सभी जानते होंगे, जिसके अंदर आया राम गया राम जो है एक व्यक्ति होता है, जिसके अंदर एक ही दिन के अंदर जो है वो कई पार्टियों को जो है बदलता है। जैसे आप मान लेते बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी है, ए आम आदमी पार्टी एपी। एंड इसके बाद जो है कांग्रेस आप ले सकते हैं। तो क्या करता है, एक ही दिन में वो कई पार्टी, पहले बीजेपी में होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बीजेपी में होता है, फिर एक ही दिन में वो आम आदमी पार्टी में चला जाता है, फिर उससे जो है कांग्रेस में चला जाता है। तो इसलिए इस व्यक्ति का नाम आया राम गया राम से जो है फेमस हो गया। एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए, चलिए आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम। एंड यहाँ पे बोला गया उपरोक्त कार्टून जो है वो क्या दर्शाता है। तो अगर हम देखें जो कार्टून दिया है वो दल बदल को दर्शाता है, यानी दल बदल एक व्यक्ति के द्वारा किसी भी पार्टी में जो दल है, दल को ही हम पार्टी बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके अंदर जो है दल बदल मतलब कि एक ही जो है एक व्यक्ति किसी पार्टी में है तो वो दूसरे पार्टी में यानी अपना दल बदल लेता है, तो ये दल बदल को दर्शाता है। दूसरा है ये कार्टून किस विधायक से संबंधित है, तो गयालाल इस व्यक्ति का नाम है, ये विधायक था। एंड तीसरा है दल बदल के दो दोष बताने। तो दल बदल से होता क्या, राजनीतिक भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा मिलता है और राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर देखेंगे वो एक सबसे बड़ा रीजन जो होता है, ज्यादातर ये किया जाता है वो पैसों के लिए किया जाता है। तो आप भ्रष्टाचार इसके अंदर लिख सकते हैं, पैसों के लिए, वो ज्यादा पैसे दे रहे हैं आपको, ठीक है, तो वहां पे जो है वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। आजकल बहुत फेमस है दल बदल एंड आज के समय होता भी है एंड हर एक पार्टी के साथ होता है ये। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से चित्र है। इसके अंदर के क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि व्हाट डज द अबव कार्टून जो है डिस्प्ले, यहाँ पे जो है डिफेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं आप टू विच एमएलए डज द दिस कार्टून बिलोंग, तो गया लाल आएगा इधर, ठीक है, गया लाल। स्टेट टू जो है डिफेक्ट ऑफ जो है डिफेक्शन, तो यहाँ पे करप्शन होता है आप लिख सकते हैं। एंड इंस्टेबिलिटी रहता है देश के अंदर, तो पॉलिटिकल
इंस्टेबिलिटी आप देखने को मिलेगा जहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले हम सेक्शन की तरफ आते हैं एंड अगला जो सेक्शन है वो ई है एंड पहले हम इसे हिंदी मीडियम में डिस्कस कर लेते हैं एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो 6-6 नंबर के होंगे। तो इसके पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया यानी 27वां, बांग्लादेश के साथ जो है भारत के संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का आकलन करना है। यानी आप देखते होंगे भारत के पड़ोस में ही जो है बांग्लादेश है एंड बांग्लादेश देखेंगे एक ऐसा ही देश है फिर भारत के अंदर जो लगता है मतलब भारत के पास जो ऐसा ही देश है वो जो लगता है कि भारत के अंदर ही है, क्योंकि बांग्लादेश देखेंगे बंगाल की जो सटा हुआ है वो देश एंड उसका जो बांग्लादेश है उसके साथ हमारे जो रिश्ते वो अच्छे और बुरे दोनों तरह से आपको बताना है कि अच्छे-अच्छे कौन से हैं और बुरे-बुरे कौन से हैं। यानी सकारात्मक रिश्ते और आपको नकारात्मक जो रिश्ते हैं, वो दोनों ही डिफाइन करने हैं। तो आइए आप देखते हैं इसके संबंध कैसे है भारत के साथ। तो यहाँ पे देखिए हम भारत और अ, बांग्लादेश के संबंध तो यहाँ पे पाएँगे आपदा प्रबंधन हो गया, विकास, आर्थिक सहयोग से संबंधित मामलों में जो है दोनों एक दूसरे के निकट है। बांग्लादेश भारत की जो है लुक ईस्ट जो है और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का जो हिस्सा है। भारत के अगर हम भारत और बांग्लादेश को देखें तो ये पर्यावरण के मसले पर भी जो है एक दूसरे का सहयोग करते हैं एंड भारत ने बांग्लादेश को कोविड-19 के दौरान वैक्सीन देने में भी सहयोग किया है। एंड ये आप देख सकते हैं पूर्व की ओर चलो की नीति का भी हिस्सा है जो कि लुक ईस्ट आपका इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश के कुछ ऐसे संबंध आप लिख सकते हैं जो पॉजिटिव में है। ठीक है? पॉजिटिव आ जाएगा यानी सकारात्मक है एंड आइए कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके अंदर जो है इन दोनों के बीच जो है कुछ हमें नाराजगी कह ले आप या नकारात्मकता हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ढाका का भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का फैसला जिस कारण से दोनों देशों के बीच में जो है विवाद देखने को मिलता है। इनके बीच जो है इसको लेकर इस मुद्दे को लेकर जो है इनके बीच विवाद रहता है। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए बांग्लादेश के रास्ते का प्रयोग प्रयोग लेकिन बांग्लादेश रास्ते का प्रयोग करने से मना कर देता है। ठीक है, मना करता है जिस कारण से दोनों देशों में विवाद देखने को मिलता है। विरोधी जो है भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों का समर्थन करना बांग्लादेश द्वारा जो है किया जाता है जिसके कारण से दोनों देशों में विवाद हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक तरह से जो है इस्लामिक कट्टरपंथी है उसको भी हमें देखने को मिलता है इस देश में। नदियों को लेकर भी है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है विवाद रहा है जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एंड बांग्लादेश सरकार जो है भारत की सरकार पर चट्टगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को जो है हवा देने बांग्लादेश की प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में जो है बेईमानी करने का जो है आरोप लगाती है। तो ये इसके कुछ नकारात्मक पॉइंट हैं आप इनमें से कोई चुन के क्योंकि ये 6 नंबर का है तो 3 पॉइंट आप सकारात्मक लिखिए और 3 पॉइंट नकारात्मक लिखिए जो विवाद के क्षेत्र है उनको लिखे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे आगे की तरफ चलते हैं एंड इसी क्वेश्चंस को जो हमने किया इसे इंग्लिश मीडियम में देखें तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन को द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज रिलेशन विद बांग्लादेश। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप इन्हें पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में सिर्फ मैं आपको दिखा दूंगा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसके लिए सॉरी, मेरा गला भी सही नहीं है एंड इसकी वजह से मैं आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन एरियाज ऑफ जो है कॉपरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके ये 4 पॉइंट लिखे हुए एंड और कौन से क्षेत्र है नकारात्मक अगर पॉइंट की बात करें हम डिस्प्यूट किसके अंदर है तो ये डिस्प्यूट के जो है क्षेत्र आपके दिए हुए एरियाज ऑफ डिस्प्यूट जो है बांग्लादेश के साथ तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आते हैं इसके अंदर और की तरफ एंड और के अंदर जो ये क्वेश्चन है ये आपका दिया हुआ इंग्लिश मीडियम में पहले हिंदी मीडियम में कर ले। तो इसके अंदर जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि जो असम का आंदोलन है यहाँ पे एक बार आ जाते हैं अथवे में एक क्वेश्चन तो असम का आंदोलन सांस्कृतिक स्वाभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था। इस कथन पर अपने मत प्रकट करें। तो असम के अंदर जो आंदोलन हुआ था सांस्कृतिक स्वाभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें अपने विचार रखने आपको। तो देश की मुख्य भूमि से भौगोलिक पृथकता तथा सांस्कृतिक पहचान का एहसास एक कारण ये दे सकते हैं हम। आर्थिक पिछड़ापन बाहरी लोगों एवं अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोगों में अनेक आशंकाएं यानी डर जो है पैदा हो गई जैसे उनकी संस्कृति को खतरा, राजनीतिक महत्व घटना और बेरोजगारी बढ़ना और व्यापार एवं व्यवसाय के अवसर कम होना। तो ये आप कह सकते हैं इसीलिए जो है असम में आंदोलन होता है। सबसे बड़ा मेन रीजन है वहां पे बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश वहां से क्या है कि लोग जो है बहुत सारे लोग वो पलायन कर जाते हैं एंड असम क्योंकि पास पड़ता है तो वो असम में आके
रहने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ आबादी ज्यादा होती है, तो वहाँ पे एक्चुअल जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर। चलिए ये अथवा हो गया इसका कंप्लीट। आगे की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 28वें की तरफ। पहले हम उस क्वेश्चन को जो हमने डिस्कस किया इसको हम इंग्लिश मीडियम में कर लें। तो ये दिया हुआ है आपका कि आपको एक्सप्रेस करना है योर व्यूज ऑन द स्टेटमेंट दैट ही मूवमेंट ऑफ असम was a mixed expression of culture, self-respect and economic backwardness। ये आपके दिया हुआ क्वेश्चन एंड इसका आंसर आप कुछ इस तरह से देख रहे होंगे, ए बी सी करके बताया हुआ है एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है इन्हें, जैसे क्या क्या होने का खतरा है। थ्रेट ऑफ कल्चर हो गया यहाँ पे, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इवेंट हो गया, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे इंक्रीजिंग जो है अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपके पॉइंट है, आप इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। रिड्यूस ट्रेड एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 27वां था उसका ये और था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड अगला जो क्वेश्चन है वो 28वां है। आते 28वें क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले इसे हम हिंदी मीडियम में देखें। तो यहाँ पे बोला गया है भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत आपको बताना है। तो गुटनिरपेक्षता आता है जिसके अंदर हमने देखेंगे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके बाद जो है एक समय आता है जब शीत युद्ध आता है। आप सभी का ये चैप्टर तो कट चुका है लेकिन शीत युद्ध आप फिर भी पढ़े होंगे। 1945 से लेके 1991 तक जो है करीब चलता है। इस समय जो है दुनिया जो है दो भागों में बट गई थी, जिसके अंदर एक अमेरिका के साथ थी और दूसरा जो है वो रूस के साथ था। दुनिया दो भागों में कुछ इस तरह से बट गई थी, लेकिन भारत ने क्या किया, अपनी विदेशी नीति में गुटनिरपेक्षता को लाया, जिसके अंदर वो दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल नहीं हुआ, बल्कि अपने लिए क्या है एक अलग ही खेमा बनाया, एक अलग ही रास्ता बनाया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आगे की तरफ आएंगे, दूसरा जो पॉइंट है निशस्त्रीकरण है। इस ये सिद्धांत जो है ये बताता है कि निशस्त्रीकरण का सिद्धांत यह कहता है कि विवादों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से जो है हल किया जा सकता है बिना हथियारों का सहारा लेकर, यानी शस्त्रों को क्या है कम से कम करना। भारत ने इस सिद्धांत का जो है हमेशा पालन करने का प्रयास किया है। वह विश्व में अनेक देशों को निशस्त्रीकरण इस सिद्धांत को अपनाने का सुझाव दिया है। तो ये आप लिख सकते हैं निशस्त्रीकरण। आगे की तरफ आए, वसुधैव कुटुंबकम, आपने ये वर्ड काफी ज्यादा सुना होगा, जिसके अंदर बोला जाता है सारा विश्व जो है हमारा परिवार है। भारत का उद्देश्य यह है कि सभी राष्ट्रों के साथ एक मित्र जो है भावना और सहयोग की भावना बनाए रखना। चौथा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण हल। तो ये भारत की हमेशा से नीति रही है, जो भी विवाद है उसको हमें टेबल टॉक करके यानी आराम से बातचीत के द्वारा जो है हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। चलिए आगे देखिए हम, तो वो है पंचशील। और भारत ने क्या है, भारत ने पंचशील को अपनी विदेश नीति का मूल स्तंभ माना है। यह सिद्धांत भारत और चीन के बीच संबंधों में सुलह और सहमति को बढ़ावा देता है। बाकी ये टूट भी गया था पंचशील समझौता, जिसने चीन ने जो है अ, करके इसको तोड़ा था। चीन की तरफ से ये काफी बार जो है इसको तोड़ा भी जा चुका है। तो ये आप लिख सकते हैं भारत की ये विदेश नीति के कुछ सिद्धांत थे। चलिए इसी के अंदर 8वें के अंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो हमने डिस्कस किया इसको हम इंग्लिश मीडियम में भी कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला गया राइट द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो नॉन अलाइनमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है वो इसे पढ़ सकता है। आगे की तरफ आए तो अगला पॉइंट है आपका दिया हुआ डिसअरेंजमेंट, ये आपका लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरे पॉइंट की तरफ आएंगे तो तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है वसुधैव कुटुंबकम, कि हमने जो है इसको फॉलो किया है। चौथा आपका पीसफुल जो है रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड पंचशील, ये आपके पॉइंट रहेंगे जो इंग्लिश मीडियम में होगा। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इसे नोट कर सकते हैं, ये आपका इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले एंड इसके अंदर और देखने को मिलेगा आपको। एंड और के अंदर बोला गया है, सबसे पहले हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। एंड यहाँ पे बोला गया है सोवियत संघ के विघटन के लिए 6 परिणामों की व्याख्या करनी है। जो सोवियत संघ आज के समय रूस है उसके बारे में आपको बताना है कि किस तरह से 1991 में जब वो अमेरिका और सोवियत संघ का एक तरह से युद्ध चल रहा, आप एक तरह से युद्ध कह सकते हैं, जो कि डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट चल रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उस समय विश्व के अंदर कई सारे युद्ध हुए थे। तो एक तरह से कहेंगे शीत युद्ध जो चल रहा था उसमें सोवियत संघ किस तरह से हार जाता है, यानी विघटन किस तरह से हो जाता है। आपको क्या क्या रीजन थे, सोवियत संघ की क्या क्या कमियां थी कि वो पिछड़ी गया एकदम से। हाँ, यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना आपको, यहाँ पे परिणाम पूछा गया, कारण नहीं पूछा गया। तो क्या क्या परिणाम हुआ जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था अब वो क्या हो गया, रसिया हो गया। उसकी जगह जो है उसका स्थान रूस ने ले लिया। तो सोवियत संघ बहुत सारे जो है भागों में बढ़ जाता है।
15 गणराज्यों में विभाजित हो जाता है, ये सब आप लिख सकते हैं। बाकी शीत युद्ध की समाप्ति हो गई जो कि 1945 चल रहा था एंड 1991 में जाकर जो है शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। सोवियत संघ के विघटन से शक्ति संबंधों में परिवर्तन आया, विश्व में जो है नए गणराज्यों का उदय हुआ, जैसे कि जो 15 गणराज्य है आप उनके बारे में लिख सकते हैं। रूस में जो है राज्य नियंत्रित जो है औद्योगिक ढांचे का जो है वो पतन हो गया। सोवियत संघ ने से अलग हुए गणराज्यों में अनेक कारणों से अंदरूनी संघर्ष होने लगे। मध्य एशियाई गणराज्यों में प्राकृतिक तेल संसाधन के कारण ये क्षेत्र विदेशी ताकतों का जो है युद्ध का स्थल बन गया। तो ये लिख सकते हैं क्या क्या परिणाम हुआ, और भी बहुत सारे हुए थे, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसके अंदर अथव्य में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले एंड उससे पहले हम उसके जो और दिया हुआ है उसको हम इंग्लिश मीडियम में देखें। तो यहाँ पे बोला गया है एक्सप्लेन एनी 6 जो है सीक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन है वो उसका जो है जब समाप्ति होती है शीत युद्ध की, उसके क्या परिणाम पड़ते हैं, मतलब सोवियत संघ का जो विघटन हो गया उसके बारे में आपको बताना है। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आंसर आप देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, इंग्लिश मीडियम में पॉइंट है आपके एंड इसी को आपको लिखना होगा। चलिए आगे की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। उससे पहले इस क्वेश्चन को हम हिंदी में कर लेते हैं डिस्कस। एंड इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया मंडल कमीशन की अध्यक्षता किसने करी थी और इसकी स्थापना क्यों की गई थी और इसकी मुख्य जो सिफारिशें थी वो क्या क्या थी। तो मंडल कमीशन की अध्यक्षता किसने करी थी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका नाम जो है मंडल कमीशन रखा गया था। वह एक समाजवादी नेता थे, वह 1967 और 1977 में संसद जो है सदस्य चुने गए थे। इनके बारे में कुछ हो गया। इसकी स्थापना क्यों क्यों की गई थी, तो सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए 1978 में अन्य पिछड़ा जो है आयोग की स्थापना की गई। इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन अगस्त 1990 में वीपी सिंह सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड इसकी मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी, तो अगर हम देखें इसकी मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी, तो यहाँ पे आपका पॉइंट लिखा हुआ है जैसे कि आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार से थी, जैसे अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान और पहचान शैक्षिक और सामाजिक आधार पर करनी चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संसाधनों और सरकारी सेवाओं में आयोग ने 27% यानी 27% आरक्षण की सिफारिश की। वित्तीय सहायता के लिए सरकार द्वारा अलग से वित्तीय संगठनों की जो स्थापना का सुझाव दिया। सरकारी नौकरियां, तकनीकी व्यावसायिक संस्थानों में इनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश की। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार से थी। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके और की तरफ आए तो यहाँ पे पूछा गया और के अंदर, एंड उससे पहले इसे हम इंग्लिश मीडियम में देख लें। तो यहाँ पे बोला गया है who headed the Mandel Commission, why was it established, write down its main जो है रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है एंड इसके क्या क्या रिकमेंडेशन थे तो वो आपके नीचे बताए हुए। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसे। ये आपका जो रिकमेंडेशन है ये आप इसे लिख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट है इसके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, और के अंदर दिया हुआ है एंड पहले हम इसे हिंदी में कर लेते हैं डिस्कस। ये बोला गया चीन विश्व की अगली महाशक्ति हो सकता है, तर्क देकर इस कथन को जो है न्यायोचित आपको जो है ठहराना है। तो ऐसा ये बात सही है कि जो चीन है, जैसे जैसे आज के समय हम देख रहे हैं चीन क्या है अगली महाशक्ति बन सकता है। ऐसा अनुमान है कि 2040 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर एक महान आर्थिक जो है शक्ति बन जाएगा। ये पूर्वी एशियाई वृद्धि का इंजन है, इसके चलते क्षेत्रीय मामलों में इसकी जो है विशालकाय भूमिका है। चीन जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं एंड आगे लिख सकते हैं इनके पास जो है विशाल विदेशी विनिमय रिजर्व है, यानी इनके पास देखेंगे तो फॉरेन जो रिजर्व है वो बहुत ज्यादा है इनके पास। एंड डब्ल्यूटीओ में इसका जो है प्रवेश भविष्य की आर्थिक व्यवसाय को आकार प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि चीन आने वाले समय में एक विशाल महाशक्ति के रूप में निकल कर आएगा या अगली महाशक्ति चीन होगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए चाइना कुड बी द नेक्स्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये इसके पॉइंट है, आप देख रहे होंगे, इसी को आपको एक्सप्लेन करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 30वां है। ये बोला गया है इसके अंदर, पहले इसे हम हिंदी मीडियम में देख ले। तो 30वां क्वेश्चन जो कुछ इस तरह से पूछा गया है, इंदिरा बनाम सिंडिकेट के मुद्दे का विश्लेषण कीजिए। इस मुद्दे ने इंदिरा गांधी के जो है समक्ष किस प्रकार की जो चुनौती है वो प्रस्तुत की। तो इंदिरा बनाम सिंडिकेट देखिए तो इंदिरा गांधी के लिए वास्तविक चुनौती न केवल विपक्ष से मिली बल्कि अपनी पार्टी के भीतर से भी मिली।
इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से निपटना पड़ा, जो कांग्रेस के भीतर शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। तो सिंडिकेट देखिए तो वो था क्या, कांग्रेस के ही अंदर सिंडिकेट था, जिसके अंदर उसके अंदर कुछ ऐसे नेता शामिल थे जो शक्तिशाली थे और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जो सिंडिकेट था। सिंडिकेट ने संसदीय दल के नेता के रूप में इंदिरा गांधी को स्थापित करने में एक प्रधान भूमिका यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंडिकेट जो है इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सफल होने के बाद उन पर नियंत्रण रखना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो विशाल जो है आप एक शक्तिशाली नेताओं का समूह था। तो ये जो है इंदिरा गांधी को तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन क्या है उनकी जो भी फैसले होते थे ना वो सिंडिकेट चाहता था कि ये हम बताएं कि फैसले क्या लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए इंदिरा गांधी के समक्ष क्या क्या चुनौती आई, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से स्वतंत्र अपनी पहचान बनाने की जरूरत थी। कांग्रेस 1967 के चुनाव में हार गई थी, उसे पुनः जीत हासिल करने के लिए करने की जरूरत थी। इंदिरा गांधी ने बहुत ही साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने सरल से शक्ति संघर्ष को एक विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने कई कार्य की शुरुआत की और 10 सूत्री कार्यक्रम लागू करवाना, जैसे जिसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण हो गया, जो है आम बीमा का जो है आय बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपत्ति और आय के परिसीमन आदि प्रावधान इसके अंदर शामिल थे। तो इंदिरा गांधी के समक्ष क्या क्या चुनौती आई और कैसे निपटी वो, कुछ इस तरह से था इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, एंड उससे पहले इसे हम इंग्लिश मीडियम में देख लें। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, एनालाइज द इशू ऑफ इंदिरा वर्सेस जो है सिंडिकेट, दिस इशू हैज मेड इंदिरा गांधी, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डिड यू फेस इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका आंसर होगा इंग्लिश मीडियम में। एक तो इंदिरा गांधी और वर्सेस जो है सिंडिकेट बताया हुआ है, एंड दूसरा क्या क्या चैलेंजेस फेस किए गए इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये दिया हुआ आपका चैलेंजेस फेस्ड बाय इंदिरा गांधी। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला इसके अंदर और में दिया हुआ है, एंड उससे पहले इसे हम हिंदी मीडियम में डिस्कस करें। तो ये बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा की जीत से गठबंधन जो सरकारें थी उसका अंत हो गया था। गठबंधन की सरकारें क्या होती है, किसी पार्टी को जो जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता ना तो वो क्या करती है, जैसे आप ऐसे समझे बीजेपी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, एपी है, कांग्रेस है, और भी कई सारी हमारी बहुत देश के अंदर कई सारी पार्टियां। क्या होता है आपको अगर सरकारें बनानी है तो उसके लिए आपको कुछ आंकड़े दे रखे हैं, बहुमत आपको लाना पड़ेगा। अगर बहुमत नहीं मिलता है या तो दोबारा चुनाव होते हैं या गठबंधन बनाकर आप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 10 सीट चाहिए, 10 आपको वोट मिलेंगे तो आपको बहुमत मिल जाएगा। बाकी आप देखें यहाँ पे बीजेपी को 3 मिले हैं, इसको 4 मिल गए हैं और इसको यहाँ पे 3 मिल गए। तो टोटल अगर हम 10 चाहिए तो यहाँ पे इनको 3, 4 और 3 मिले, यानी किसी को बहुमत तो मिला ही नहीं है, तो आप सरकार तो नहीं बना सकते, ठीक है। एंड अगर हम देखें ये तीनों पार्टियां एक हो जाए एंड इनमें से कोई एक प्रधानमंत्री बने, या 2 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए इसको जो है 6 वोट मिले हैं और इसको 4 मिले हैं, तो 6-4 करके आम आदमी पार्टी, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बस, 6 और 4 मिलकर 10 हो जाता है, तो ये दोनों पार्टी मिल जाएगी और सरकारें बना लेंगी। कोई अपने में से ही एक प्रधानमंत्री लाकर खड़ा कर देंगे और दोनों के बीच जो है बातचीत हो जाएगी कि आधे समय आपका आपके जो नेता होंगे उनमें से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, आधे समय में हमारा। लेकिन 2014 के बाद क्या होता है, जो बीजेपी आई उसको क्या है बहुमत पूरी जो है उसको मिलने लग गई, यानी उसको क्या है गठबंधन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको पास वोट ही इसको इतने मिले। तो इस कथन के पक्ष में और विपक्ष में आपको 3 तर्क देना है कि क्या गठबंधन की सरकारों का अंत हो गया। तो हम देखें अगर 2014 के बाद अभी तक गठबंधन की सरकारें हमें नहीं लाई है। जैसे 2019 में भी हमारा इलेक्शन हुआ, या 2024 में भी कहा जा रहा है, तो उसमें भी कुछ अगर देखेंगे तो ऐसा ही लग रहा है हमें। तो इसके पक्ष में और आपको विपक्ष में तर्क देने हैं कि क्या गठबंधन की सरकारें हैं तो वो आप एंड हो गई है। तो 1984 के बाद पहली बार केंद्र में जो है किसी दल को बहुमत प्राप्त हुआ। अगर हम देखें 1984 के बाद जाकर जो है 2014 में किसी को केंद्र के अंदर जो है जाकर बहुमत हासिल हुआ। अधिकतर क्षेत्रीय दलों की शक्ति में कमी हुई, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिली। आगे की तरफ आएंगे, तीसरा पॉइंट है इसका कि राष्ट्रीय दलों मुख्यतः कांग्रेस सहित यूपीए की सीटों में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। एंड इसके विपक्ष में देखें हम तो पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेने के बाद भी भाजपा का सबको साथ लेकर चलना एक, और दूसरा जो है 3 क्षेत्रीय दलों या तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल और अन्ना द्रमुक का अपने अपने राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बना। तो ये इसके आप विपक्ष में भी तर्क दे सकते हैं। एंड ये आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा देख सके। एंड ऑलरेडी हमने कई पेपर करवाए, तो एक बार उनको भी जाकर आप जरूर देख लेना, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस। बाकी ये था आज का ये वीडियो।